अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है अल्फ़ा डीके। अभी तक हम रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू रेडियो एक्टिविटी किया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया आपको, फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो हमने ये भी डिस्कस किया था जब भी कोई आपके पास हैवी न्यूक्लियाई होते हैं तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना का मतलब ये है कि कोई भी हैवी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो आफ्टर सम टाइम दैट न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट। और ये जो डिसइंटीग्रेशन है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की, ये नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन का फिनोमेना है इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये नेचुरली हो रहा है तो इसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और अगर ये आर्टिफिशियली हो रहा है तो हम इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जब डिसइंटीग्रेट होता है तो इस डिसइंटीग्रेशन में ये कोई भी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस जो है वो एमिट करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डिके बोलते हैं, डिके भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं और डिके भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हेनरी बैकरल और क्यूरी के जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि किस तरह से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना था डिस्कवर किया, और उस फिनोमेना को डिस्कवर करने के बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन उसमें से एमिट हुई थी उसको उन्होंने अल्फ़ा, बीटा और गैमा का नाम दिया। ठीक है, तो यही वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन हैं जो कि किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से एमिट हो सकती हैं ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मीन्स कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिके करेगा, इट में डिके ईदर बाय एमिटिंग अल्फा रेडिएशंस, बाय एमिटिंग बीटा रेडिएशंस और बाय एमिटिंग गैमा रेडिएशंस। ठीक है, तो इसी बेस पे जितनी टाइप्स की ये जो रेडिएशन है इसमें से एमिट होती हैं डिके के दौरान, हम इसी हिसाब से डिके को कैटेगराइज करते हैं, और इसको हम मोस्ट कॉमनली हम डिस्कस करते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ डिकेज जनरली जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना के ज़रिए होते हैं, जिसमें अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके है और गैमा डिके है। तो हम जो फर्स्ट डिके प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे जो कि है अल्फ़ा डिके। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो फिनोमेना है ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, ठीक है, और रैंडम भी है और ये स्पॉन्टेनियस भी है। रैंडम मीन के किसी भी टाइम पे कोई भी एटम जो है वो एलिमेंट का डिके हो सकता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि आपको इस फिनोमेना को स्टार्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही डिके का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसका एक लाइफ टाइम है। तो हमने जैसे अभी डेफिनेशन भी पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर्स में हाफ लाइफ के बारे में, कि कुछ टाइम है जो मतलब वो टाइम है ये जिसमें उसके हाफ ऑफ द एटम्स जो है वो किसी एलिमेंट के डिके हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली या नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली उनका एक लाइफ टाइम है जिसके बाद वो डिके हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम ये बोलते हैं कि जो अल्फ़ा डिके का फिनोमेना है ये स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके है, यानी कि इसे हम खुद ब खुद नहीं कर रहे बल्कि ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। किन में? लार्ज साइज न्यूक्लियाइज में। अब हम किन को लार्ज साइज बोलते हैं? जिनका जो एटॉमिक मास है वो ग्रेटर दैन 200 होगा। ठीक है, तो ये डिके प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियसली ही डिके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और इस प्रोसेस में जो डिके होता है न्यूक्लियाई तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन हम ये लिख सकते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन को, अल्फ़ा डिके प्रोसेस को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें एक्स क्या है? एक्स हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, जो भी रेडियो एक्टिव हैवियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मास नंबर ए है, उसका चार्ज नंबर जी है। ठीक है, इसके बाद जब ये डिके होता है, अब देखें यहाँ पे कोई मैंने और पार्टिकल या कुछ और नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसने खुद ब खुद डिके होना है। हम कोई इस पर एक्सटर्नल ना कोई पार्टिकल इसके साथ कोलाइड करवा रहे हैं, ना कोई इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ना कोई इसको एनर्जी दे रहे हैं।
इसलिए जस्ट ये हमें एक्स ही नज़र आ रहा है। इसके बाद इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इसे हम वाई कहते हैं। ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई था, ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और साथ इसके अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा और साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो जब अल्फ़ा डिके होता है तो हम ये कहते हैं कि जो उसका एटॉमिक मास है दैट इज़ रिड्यूस्ड बाय 4 एंड द चार्ज नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 2। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो एमिट होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये एक हीलियम न्यूक्लियाई है और इस हीलियम न्यूक्लियाई का, अगर हीलियम न्यूक्लियाई है तो फिर हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका जो मास नंबर है वो 4 रिड्यूस होता है और जो चार्ज नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो जब 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से जाते हैं तो फिर उसका चार्ज नंबर भी 2 रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इस पे जो चार्ज होता है इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं और इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल भी बोलते हैं। इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 2e होता है और वी नो दैट द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। तो अल्फ़ा डिके के बारे में ये एज्यूम किया जाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन से पहले ही चार्ज जो आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एमिशन से पहले ही ये अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एज ए फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंट टाइप्स जो अब यहाँ पे मैंने बोला है कि इसके जो न्यूक्लियाई हैं, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, उनके जो मैसेज होते हैं वो ग्रेटर देन 200 होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई आपके पास ऐसे हैं जिनका जो मास नंबर है वो ग्रेटर देन 200 है, इसलिए बहुत सारे जो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो अल्फ़ा डिके का फिनोमेना जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो अल्फ़ा डिके का प्रोसेस करते हैं, जब उनको स्टडी किया गया और उनसे एमिट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल को देखा गया तो ये एज्यूम किया गया है, अब ये एक अप्रॉक्सीमेशन बनाई गई है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल इसमें एमिट होते हैं अल्फ़ा डिके में, उनकी जो एनर्जी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है ये किस किस्म के न्यूक्लियाई से एमिट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो इनकी एनर्जी होती है अल्फ़ा पार्टिकल की वो वेरी करती है, कम से कम 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मैक्सिमम अप टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये एनर्जी कन्फर्म हो गई, अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बना ली गई कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी, जो उनके पास जो एनर्जी है दैट इज़ 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, बार बार ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। तो कब ये अल्फ़ा पार्टिकल, कब ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से एमिट हो सकते हैं? अब न्यूक्लियर फोर्सेस का काम हमें पता है क्या है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो ना सिर्फ प्रोटॉन को प्रोटॉन से, बल्कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के साथ बाउंड करके रखे हुए हैं, ठीक है। प्रोटॉन में तो है ही रिपल्शन, उन्होंने तो एक दूसरे को रिपेल करना ही है, बट ये जो फोर्सेस है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका काम क्या है कि ये इसको बाउंड करके रखती हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब तक आपकी रिपल्सिव फोर्सेस और जो आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को ओवरकम नहीं करती तो कोई भी फिनोमेना नहीं हो सकता। यानी कि जब तक ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस से, या उसको ओवरकम करके रखती हैं, तो आपका न्यूक्लियस बाउंड रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा न्यूक्लियस के अंदर कि ये एमिशन जब होती है, या आपका न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कब बाउंड नहीं होंगे, जब आपकी जो रिपल्शन है वो ओवरकम कर गई है न्यूक्लियर फोर्सेस को, ठीक है। जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस यानी कूलम पोटेंशियल या कूलम फोर्सेस जो हैं वो ओवरकम कर लेती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को, जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो एमिट हो सकें, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली इस पे काम किया गया या मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया गया, तो उन्होंने न्यूक्लियस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की,
ठीक है। हमने कंसिडर किया कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक पोटेंशियल वेल है, ठीक है, जिसके अंदर जो हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं या उसके अंदर बाउंड हुए हैं। वो इस बाउंड होने की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं सकते, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस एक पोटेंशियल वेल है। किसी भी पार्टिकल को, प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को उस न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए उस पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R इंटू 2E। के जो है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। के कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू लगाएं तो 1/4πε, ठीक है। और चार्ज जो है वो हमारा वो प्रोडक्ट का चार्ज है, ठीक है, Z-2, और उस पर जो मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन्स हैं मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और इनटू 2E जो हम ये वाला चार्ज लगा रहे हैं अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो एक्चुअली ये वही फार्मूला है Q1 Q2/R, ठीक है। तो Q1 जो है वो प्रोडक्ट का चार्ज हो गया, Q2 जो है वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया। तो जनरल फार्मूला जो हमारे पास आता है वो ये है, ठीक है। जनरल फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, Z-2 2E²/4πε/R। अच्छा जी, लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो अल्फा डिके है वो किसके ज़रिए हो रहा है? यूरेनियम 235 हम इसमें ले रहे हैं, जिसका जो चार्ज नंबर है वो 92 है, जिसका मैस नंबर जो है वो 235 है, ठीक है, ये हम ले रहे हैं। और जी हमारे पास यहाँ पे कितना होगा? 92। अगर हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये हमने के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और हम जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो हम लेते हैं, जो कि हमें पता है, जो कि हम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ के ऑर्डर का होता है। हम वो रेडियस के अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आती है वो है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस फार्मूले से हम जो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसे न्यूक्लियस से फ्री होना है, जो उसकी बाउंड फोर्सेस से बाहर आना है, उस ट्रैप को या उस पोटेंशियल वेल को क्रॉस करना है, तो उसे एक्चुअली क्या क्रॉस करना है? उसे 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वेल है उसे क्रॉस करना है। यानी आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो एनर्जी रखता है मैक्सिमम कितनी है? 10 उसकी है। लेट्स सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि यूरेनियम 235 के केस में जो एनर्जी है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जबकि उसके आगे जो बैरियर है या जो वेल है उसकी जो हाइट है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये देखें ग्राफिकली हमने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल है, हम इस एक्सिस पे ले रहे हैं, और ये हम इसकी इस साइड पे हम उसका डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, और ये हमने इसको एक वेल की शेप दे दी, और इस जो वेल की डेप्थ है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप है। तो यहाँ से इसे निकलने के लिए ये 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस करना है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब तक आपके अल्फा पार्टिकल के पास 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी वो न्यूक्लियस से फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो कर्व है ये किसको शो कर रही है? ये हमें पता है कि जो कूलम पोटेंशियल फोर्सेस हैं, जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिक्रीज़ करती हैं। जिस तरह मैंने ये बोला कि आपको एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया है कि 4 to 10 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, इसी तरह ये जो पोटेंशियल वेल की जो हाइट्स हैं या जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए वो कंसिडर की गई हैं, वो 25 से लेके 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, ठीक है। तो अब देखें हर केस में अगर आप देखें 4 to 10 अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है और 25 to 30 तक एनर्जी है जो आपका पोटेंशियल वेल है या जो आपकी कूलम पोटेंशियल एनर्जी है, तो हर केस में ये एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब है हर केस में आपके पास जो अल्फा पार्टिकल, जब भी अल्फा डिके होता है तो अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं तो वो कम एनर्जी के होते हैं और वो इतने हाई एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स किसी भी पार्टिकल के लिए तो ये प्रोसेस जो है वो
पॉसिबल ही नहीं है कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह से 30 या 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ओवरकम करके, एनर्जी को ओवरकम करके इससे फ्री हुआ। तो यहाँ पे हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जो कि आपके कॉन्टेंट्स में शामिल है, गेमाओ थ्योरी। ठीक है, गेमाओ थ्योरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गेमाओ थ्योरी जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और इस क्वेश्चन का आंसर देती है। ठीक है, तो गेमाओ थ्योरी के अकॉर्डिंग नो डाउट क्लासिकली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। क्लासिकली तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एमिट हो सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। बट गेमाउस ने 1928 में इसको एक्सप्लेन किया है बाय यूजिंग क्वांटम एक्सप्लेनेशन। उसने क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ किया है और हमें पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ और श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, किस तरह से कि जब भी आपने क्वांटम मैकेनिकली किसी क्लासिकल सिस्टम को ट्रीट करना है तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करते हैं, आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो भी पार्टिकल है या आप लाइट को कंसीडर कर रहे हैं उसकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर मीन वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव कर सकता है और वो वेव के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। तो ये डुअलिटी हमें किसने एक्सप्लेन करके दी? ये डुअलिटी हमें डी ब्रोगली ने करके दी। उसने अपना जो रिलेशन बनाया था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो उसने वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी को कंबाइन करके हमें ये कंफर्म किया था। ठीक है, कि डुअल नेचर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से तो हमें कंफर्मेशन होती है कि आपका जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। जब आप ये कहते हैं कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो या डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। कोई भी पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, तो अगर आप उसे वेव कह रहे हैं तो फिर किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? आपको एक वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है जिसको आप बोलते हैं साई वेव फंक्शन। और हम ये कहते हैं कि उस वेव फंक्शन के पास उस वेव की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है, यानी कि उससे आप उसकी स्टेट, उसकी प्रोबेबिलिटी, हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए या उस वेव का वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले श्रोडिंगर ने ही किसी वेव को इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया था, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो गेमाउस थ्योरी के मुताबिक हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कंसिडर कर लें कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है जिसका वेव फंक्शन साई है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन कि पार्टिकल तो ओवरकम नहीं कर सकता, बट अगर आप उसे वेव कंसिडर कर लें, इसी डायग्राम में ये देखिए हमने उसे वेव कंसिडर किया है। अगर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को कंसिडर कर लें तो आपको पता है हम वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन कि आपकी वेव जो है वो यहाँ से पेनिट्रेट कर सकती है और पेनिट्रेट करने के बाद आपको अल्फ़ा पार्टिकल की एग्जिस्टेंस यहाँ पे फील होती है बाहर, वेल से बाहर। नो डाउट कि जो ये मैंने आप देखें इस कर्व को इसे थोड़ा सा स्मॉलर बनाया है कि जो इसका एम्पलीट्यूड होता है पेनिट्रेशन के बाद वो कुछ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जाहिर है कोई ना कोई एनर्जी जो है वो इसमें कुछ ना कुछ इसके एम्पलीट्यूड में जो है वो रिडक्शन होती है। तो ये जो उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी है पेनिट्रेशन की, इसको हम बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। और ये टनलिंग इफेक्ट जो है ये प्योर क्वांटम फिनोमिना है। सो क्वांटम मैकेनिकली जो टनलिंग इफेक्ट है उसकी वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल को अगर हम पार्टिकल कंसिडर करें तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये किस तरह से एमिट हुआ। बट क्वांटम मैकेनिकली अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल के साथ वेव को एसोसिएट करते हैं, कि हम कहते हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेनिट्रेट कर जाएगी इस पोटेंशियल वेल से। तो टनलिंग इफेक्ट के ज़रिए ये पॉसिबल है कि अल्फ़ा डिके को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट का वेल है उससे बाहर निकल आया। ठीक है, तो टनलिंग इफेक्ट एक्चुअली इज़ द बेस ऑफ द अल्फ़ा डिके। ठीक है, या उसकी वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसको हम बोलेंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज कॉल्ड टनलिंग। तो उसने गैमाउस ने इसको टनलिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमिना है उसको यहाँ पे अप्लाई करके बोला है कि अल्फा पार्टिकल का लीकेज की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी लेस है देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज कॉल्ड टनलिंग। और इस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, जो कि इक्वल टू किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -2 K2L। ठीक है, e रेज टू पावर -2 K2L। ये हम प्रूव नहीं कर रहे, हम जस्ट उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको कैलकुलेशंस हैं इसकी काफ़ी, जिसके ज़रिए सारा कुछ फाइंड आउट भी कर सकते हैं इसको, यानी कि मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिक्स के देखना चाहें तो RK पूरी की बुक में इसका पूरा 8-10 पेजेस की उन्होंने कैलकुलेशंस करके तो एंड में रिजल्ट निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वो इसको क्वांटम मैकेनिकली बता रहा है, ट्रांसमिशन और प्रोबेबिलिटी जो है इसके इक्वल होती है। अच्छा जी, L जो है वो उसने विड्थ ऑफ द बैरियर है इसमें, और K2 जो है जिसको वो K2 बोल रहा है वो एक्चुअली ये टर्म है 2mv-eh कट। अगर आप इस टर्म को देखें तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये टर्म कहाँ से आपके पास आती है, ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आती है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की गई उस वेव की ट्रांसमिशन की या उस वेव की पेनिट्रेशन की, वो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लेके ही प्रूव की है। ठीक है, सो हम गैमाउस वो साइंटिस्ट था जिसने अल्फ़ा डिके की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें दी कि ये किस तरह से पॉसिबल है, और बाय यूजिंग किसे उसने यूज़ किया, क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट्स को और टनलिंग के फिनोमेना को। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है गीगर एंड नटल लॉ। ये दोनों लॉ जो है, गीगर एंड नटल लॉ जो है, ये भी अल्फ़ा डिके से ही रेलिवेंट टॉपिक है, इसी का ही है। अगर आप देखें, इट स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर एन अल्फा, कोई भी आपके पास अल्फा इमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अल्फा डिके करता है, तो जब भी कोई डिके का फिनोमिना होता है तो वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई डिके कांस्टेंट की वैल्यू होती है। हम उस रिएक्शन का या उस डिके का हमें आपने पढ़ा हुआ है रेडियो एक्टिव डिके लॉ में कि वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिके कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो किसी भी कोई भी आपका अल्फा इमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो जो अगर हम लॉग लें किसका, द लॉग ऑफ डिके कांस्टेंट, लैम्डा का लॉग लें, एंड लॉग ऑफ द रेंज इन एयर ऑफ द इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स आर इन लीनियर रिलेशन टू ईच अदर। अब इसको मैं आसान वर्ड में आपके लिए ये बताती हूँ कि आपके पास जब भी कोई एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, ठीक है, तो वो कब होता है, जब अल्फा डिके होता है। तो अल्फा डिके जब होगा तो कोई ना कोई आपके पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डिके कांस्टेंट जो भी आपके पास आया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका आप लॉग ले लें। दूसरी चीज़ क्या है, रेंज। रेंज मैंने आपको बताई है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो आयोनाइजेशन करते हैं एयर के अंदर या किसी भी गैस के अंदर, तो वो आयोनाइजेशन का फिनोमेना, वो मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को उनके आयंस बनाते जाएंगे, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाएंगे। तो एक मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वो आयोनाइजेशन का फिनोमेना ख़त्म कर देंगे, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो मज़ीद आयोनाइजेशन करें, और वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स रुक जाते हैं। तो जहाँ एयर में वो आयोनाइजेशन करते करते रुक जाएं, उसे हम रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर हम अल्फ़ा डिके के फिनोमेना में डिके जब हो, उस वक्त हम डिके कांस्टेंट और जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज है उन दोनों का लॉग लें और उनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन आएगा, एक लीनियर जो है वो रिलेशन जो है वो आएगा। ये उन्होंने प्रूव किया है मैथमेटिकली। ठीक है, और उसको उन्होंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इस तरह से दिया है, लॉग ऑफ लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग ऑफ r, यानी कि रेंज का लॉग। ए और बी जो है इसमें हमारे कांस्टेंट हैं जो कि उस मटेरियल पे या उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं, ए और बी जो अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये उनका उन्होंने ग्राफ बनाया है। हमने मुख्तलिफ डिके सीरीज़ पढ़ी हैं, आपने देखा है अल्फ़ा बीटा, हमने 3 सीरीज़ पढ़ी थी, यूरेनियम सीरीज़, थोरियम सीरीज़, एक्टिनियम सीरीज़। तीनों सीरीज़ में जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अल्फ़ा डिके, बीटा डिके या गैमा डिके के
बाद ही बनते हैं। तो उसने अल्फ़ा डिके वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे कंसिडर किया जो अल्फ़ा डिके करते जाते हैं। तो फिर उनका जो डिके कांस्टेंट है, अगर आपको मैं याद हो जो मैंने सीरीज़ आपको बताई थी, तो उनके साथ उनके टेबल भी बने हुए हैं और उन टेबल में उनकी जो डिके कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो इस यूरेनियम सीरीज़ में जो जो अल्फ़ा डिकेज मौजूद हैं, थोरियम में मौजूद हैं, एक्टेनियम सीरीज़ में जो जो अल्फ़ा डिकेज मौजूद हैं, अगर उनके डिके कांस्टेंट का लॉग ले लें और उनकी रेंज का लॉग लें और उनके दरमियान इस तरह से हर सीरीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं अगर इसकी सीरीज़ के लिए ग्राफ जो है वो प्लॉट करूँ यूरेनियम के लिए, जितने भी इसमें अल्फ़ा डिके हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से अगर मैं थोरियम सीरीज़ के लिए करूँ तो उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से मैं एक्टेनियम के लिए करूँ तो उसके लिए भी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो कि रिप्रेजेंट करती है कि इनके दरमियान लीनियर रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मींस डिके कांस्टेंट इंक्रीज़ करेगा तो रेंज भी इंक्रीज़ होगी। डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो रेंज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तो उन्होंने इस तरह से इसको मतलब डायरेक्टली रिलेशन उनका दिखाया है गिगर और नटल ने, और एक और उस तरीके से उन्होंने भी इसको एक और तरीके से भी डिफ़ाइन किया है, उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है। उन्होंने एक और इंटरप्रेशन दिया है दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विद फास्टर रेट ऑफ डिके एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स हैविंग ग्रेटर रेंज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आइसोटोप्स जिनका डिके रेट विद फास्टर रेट ऑफ डिके, जो वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेंगे उनकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। अगर आपका डिके रेट ज़्यादा है तो या फास्टरली डिके हो रहा है, तेज़ी से डिके हो रहा है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे उनकी रेंज भी ज़्यादा होगी। और अगर आपका डिके रेट जो है वो स्लो है तो जो पार्टिकल एमिट होंगे उनकी रेंज भी कम होगी। यहाँ पे डिके कांस्टेंट और रेंज के दरमियान उन्होंने ग्राफ लिया है, और जो दूसरा ग्राफ उन्होंने रिलेशन बनाया वो डिके रेट और रेंज के दरमियान बनाया। ठीक है, तो अब डिके रेट किस पे डिपेंड करता है? डिके रेट का किसके साथ रिलेशन है? हाफ लाइफ के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया जो अल्फ़ा एमिट करने, यानी कि जो भी न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेंगे या अल्फ़ा डिके करेंगे उनकी हाफ लाइफ और जो एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल की, उनके दरमियान उन्होंने एक रिलेशन जो है वो डेवलप किया। क्योंकि एनर्जी पे क्या, हाफ लाइफ का लिंक किसके साथ है? डिके रेट के साथ। एनर्जी का लिंक किस चीज़ के साथ है? उनकी आयोनाइजेशन के साथ। और आयोनाइजेशन का लिंक किसके साथ बनेगा? उनकी रेंज के साथ। तो एनर्जी से रेंज डिफाइन होगी और हाफ लाइफ से डिके रेट। अच्छा, जेड क्या है इसमें? जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनना है, यानी कि डिके के बाद जो वाई है, वाई जो है वो ये उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, टी हाफ इसमें हाफ लाइफ होगी जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अल्फ़ा एमिट करेगा, और क्यू क्या है? वो एनर्जी है एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल की, और अगेन ए एंड बी जो है वो दो कांस्टेंट हैं। अब जब उसने ये वाला डिफाइन किया तो फिर उसने ग्राफ प्लॉट करवाया गीगल एंड नटल ने, वो ये प्लॉट है। अब ये प्लॉट किसके दरमियान है? हाफ लाइफ और एनर्जी के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फिर उन्हीं सीरीज़ में जिनमें एक्टेनियम, थोरियम और यूरेनियम सीरीज़ में जो अल्फ़ा डिके कर रहे थे उनकी हाफ लाइफ और उनकी एनर्जी के दरमियान ग्राफ ये भी लीनियर है। ठीक है, लेकिन ये इनवर्स लीनियर में आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट है और यहाँ पे ऊपर से नीचे ही आ रहा है, डिक्रीजिंग ही आ रहा है और लीनियरली आ रहा है। वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में था। ठीक है, डिक्रीजिंग में किस तरह से है? लिंक किसके साथ हम कर रहे हैं? एनर्जी के साथ। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी तो रेंज कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो है वो पार्टिकल अपनी देते जाएंगे आइटम्स को, उनको आयनाइज करते जाएंगे। ठीक है, और जो हाफ रेट है, डिके रेट है, वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके एनर्जी ज़्यादा है तो डिके रेट भी जो आपका है वो ज़्यादा होता जाएगा, जो बात हमने पीछे की है। ठीक है, तो रेंज भी इसकी ज़्यादा होगी। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही आयोनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी और उतना ही डिके रेट भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो हम डिक्रीजिंग ट्रेंड दे रहे हैं ये सिर्फ हम इसकी वजह से दे रहे हैं कि ये डिके को शो कर रहा है। ये हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ में क्या है? नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं।
किसके साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है। एनर्जी जो है वो ज़्यादा हम करते जा रहे हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो डिके होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से हम गीगल एंड नटल लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्योरली उसने अल्फ़ा डिके करने वाले एलिमेंट पे ही उसने स्टडी किया था। अल्फ़ा डिके करने वाले जो न्यूक्लियस हैं उन्हीं को ही इसमें उसने कंसिडर किया था, और इन सीरीज़ में भी उसने वही वाले लिए जो एलिमेंट्स लिए जो अल्फ़ा डिके करते हैं। इसलिए ये गीगल एंड नटल लॉ को हम पैचअप कर देते हैं डिके, अल्फ़ा डिके के टॉपिक के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल या फिर बीटा डिके के बारे में। ओके क्लास।